देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोगों की लापरवाहियां भी बढ़ गई हैं। लोगों की बेफिक्री इतनी बढ़ गई है कि बाजार हो या दुकानें, लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही कोरोना गाइडलाइंस को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्क पहनने में भी लोगों को परेशानी हो रही है और जो लोग मास्क पहन भी रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं पहन रहे हैं। मार्केट से लेकर मॉल्स और स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसा तब है जब अगले 2 से 3 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई में थर्ड वेव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच वैक्सीनेशन का क्या हाल है, ये बता रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा। कोरोना के केसेस फिलहाल लगातार घटते जा रहे हैं। इसी बीच में मुंबई महाराष्ट्र की बात की जाए तो थर्ड वेव का खतरा काफी ज्यादा करीब है। अगले 2 से 4 सप्ताह के बीच में थर्ड वेव मुंबई के अंदर फैल सकता है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। खतरा थर्ड वेव से इस बात का है कि इस पर वैक्सीन भी कोई गहरा असर करती नजर नहीं आएगी। फिलहाल हम खड़े हैं मुंबई के बीकेसी जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहाँ की तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो खाली नजर आ रहे हैं। खाली होने का कारण यहाँ पर ये है कि बहुत ही सीमित संख्या में वैक्सीन के डोजेज हर एक सेंटर को मुंबई में मिलते हैं। हालांकि मुंबई के अंदर 300 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, लेकिन हर एक सेंटर को सिर्फ और सिर्फ 100 वैक्सीन के डोजेज दिए जाते हैं, जिसमें पहला डोज मिलता है उन लोगों को, 50 लोगों को जिनके पास पहला डोज लेने आए हैं। बाकी के 50 डोज उनके लिए होते हैं जो कि सेकंड डोज लेने आए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपने अभी सुना कि मात्र 100 डोज अगर एक वैक्सीनेशन सेंटर को मिलते हैं, इससे साफ पता चलता है कि अभी भी वैक्सीनेशन स्केल तेज नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन रमेश माहिदा के साथ शिवानी मिश्रा। इस बीच मुंबई में अनलॉक होते ही रियायतें भी शुरू हो गई हैं, लेकिन इनका बेजा इस्तेमाल ना हो इसके लिए बीएमसी ने कुछ पाबंदियां अभी से लगाई हुई हैं। क्या है मुंबई के ताजा हालात, इसे जानने के लिए हम सीधा चलते हैं मुंबई। अपने रिपोर्टर श्वेता वर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई अनलॉक प्लान में राज्य सरकार की अब तक असमंजस की स्थिति बरकरार है। हम देख रहे हैं मुंबई में केस लोड कम हो चुके हैं कोरोना वायरस के, लेकिन अभी भी मुंबई लेवल 3 पर बताई जा रही है। आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि जब तक कोरोना के केस लोड 500 से कम नहीं आ जाते, मुंबई में लेवल 3 की रियायतें ही दी जाएगी। और आप तस्वीरों में देखिए, ये दक्षिण मुंबई का बाजार है, क्रॉफर्ड मार्केट। यहाँ पर लोग अपने घरों से निकले हैं और यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, आपको बता दें। लेकिन अभी भी जो लेवल 3 की पाबंदियां हैं वही अभी भी लागू होती हैं। जैसे केवल 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जिनमें अनावश्यक दुकानें शामिल हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सेस ये सब बंद रहेंगे मुंबई में, और ये सारी चीज़ें आगे आने वाले दिनों के लिए भी जाहिर रहेंगी। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी आता है कि अब लेवल 3 के बाद जो है लहर 3 कोरोना वायरस का, उसका खतरा भी मंडरा रहा है। तो अब सरकार की सबसे चिंता का विषय यही बना हुआ है कि किस तरीके से अब मुंबई में अनलॉक प्लान दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, या फिर से जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे दोबारा वापस लेके आया जाए। अब इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है। 26 अप्रैल की सुबह 22 मौतों की मॉक ड्रिल करने वाले आगरा के पारस अस्पताल को सरकार ने आखिरकार क्लीन चिट दे दी है। सरकारी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जांच करने वाले अफसरों ने सिर्फ अस्पताल प्रशासन के बयान के आधार पर रिपोर्ट बना दी। अस्पताल में मरने वालों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में भी वही लिखा गया है जो अस्पताल प्रशासन ने बताया है। हालांकि पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट से जुड़ी रिपोर्ट की प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उससे पहले ही ये मीडिया में सामने आ गई, जिसमें कहा गया कि अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार वहां पर्याप्त ऑक्सीजन और मॉक ड्रिल का कोई प्रमाण नहीं है। इसके साथ ही वहां हुई 16 मौतों का समय वीडियो में कही बात के अनुसार सुबह 7 बजे के आसपास न होकर अलग था। वायरल वीडियो में डॉक्टर की ओर से दोगुने पैसे लेने, सोना चांदी ले लेने, भोपाल से ऑक्सीजन लाने की बात से पता चलता है कि उनकी मंशा गलत नहीं थी। जांच टीम ने डॉक्टर अरिंजय जैन के बयान को भी पूरी जांच रिपोर्ट का आधार बनाया है। जांच कमेटी की ओर से वायरल वीडियो की सही जांच करने और एक मीडिया कर्मी की भूमिका की जांच पुलिस की ओर से किए जाने की बात कही है। प्रशासन जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसमें साफ तौर पर किया गया है कि 22 लोगों की मौत नहीं हुई, न ही मौत का मॉक ड्रिल हुआ। साथ ही ऑक्सीजन की कमी से इन मरीजों की मौत नहीं हुई है। 16 लोगों की मौत की बात जरूर स्वीकारी गई है, लेकिन अभी भी
हालांकि अब जांच रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे केवल अस्पताल प्रशासन के बयान के आधार पर ही रिपोर्ट क्यों तैयार की गई, मृतक के परिजनों से बात क्यों नहीं की गई, वीडियो की जांच के बगैर कैसे उसे मैनिपुलेटेड बता दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी कुछ बिंदुओं पर जांच जरूरी है, ऐसे में बगैर ठीक से जांच कराए अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट देने की जल्दी क्या थी। दरअसल 7 जून को पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वो कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन बंद करके 5 मिनट में 22 लोगों की जिंदगी छीन ली थी। कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, फिर मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी नंबर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 मरीज छट गए और 22 जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, हम चलो जे बचे 74 बचे। हालांकि अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पारस अस्पताल को लेकर मीडिया में जारी रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और लिखा, विडंबना देखिए, खबरों के अनुसार आगरा में अस्पताल ने मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की और बीजेपी सरकार ने क्लीन चिट देकर इंक्वायरी की मॉक ड्रिल कर दी। सरकार और अस्पताल दोनों का रास्ता साफ। मरीजों के परिजनों की गुहार को अनसुना कर सरकार ने न्याय की उम्मीद को तोड़ दिया। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी अस्पताल को क्लीन चिट देने को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। इसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आगरा के पारस हॉस्पिटल की जो जांच कराई, वो जो क्लीन चिट दी है, उससे यकीन हो गया कि पारस जिसको भी छू दे वो सोने का हो जाता है। जबकि एक वीडियो में ये साफ था कि ऑक्सीजन मॉक ड्रिल की वजह से 22 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन अब पारस ने सरकार में कितनों को छुआ है कि वो क्लीन चिट हो गया, ये योगी आदित्यनाथ जी को जरूर बताना चाहिए। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में कोरोना से उनका कल रात 11:30 बजे निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर अब पंचतत्व में विलीन हो गया है। मिल्खा सिंह का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि उनके जैसा न कोई हुआ न कोई होगा। सबकी नजरें उसी रेस ट्रैक पर, कौन जीतेगा? हिंदुस्तान की उम्मीद मिल्खा सिंह। और ये गोली की आवाज यानी कि रेस शुरू, और लेकिन एक यहाँ कुछ और हो रहा है। वो भागता नहीं था, वो उड़ता था। रफ्तार पकड़ते हुए एक एक करके वो सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। नाम द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। उन्होंने पाकिस्तान के पीछे छोड़ दिया है। एक साधारण सा दिखने वाला शख्स जब ट्रैक पर आता था तो उसकी रफ्तार चीते को मात देती थी, और दिग्गज खिलाड़ी भी उसके मैदान में आने के बाद अपनी जीत का भरोसा छोड़ दिया करते थे। आज वो रफ्तार हमेशा के लिए थम गई। मिल्खा सिंह कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। पोस्ट कोरोना रिकवरी के दौरान उनका निधन हो गया। वो 91 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से निधन हो गया था। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ में पिछले 15 दिनों से इलाज चल रहा था। 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि
मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। 8-10 साल पहले मैं मिल्खा सिंह से मेरी एक प्रोग्राम मुलाकात हुई थी। जो उनके विचार थे, जो खेलों के को आगे बढ़ाने की उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान के खेल आगे कैसे बढ़े, ओलंपिक मेडल कैसे आए, उन्होंने खुद 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम समेत देश की कई हस्तियों ने दुख जाहिर किया है। पीएम ने लिखा है, हमने एक शानदार खिलाड़ी खो दिया। मिल्खा ने असंख्य भारतीयों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। मिल्खा के व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया। उनके निधन से दुखी हूं। यूं ही नहीं, हर भारतीय मिल्खा सिंह का कायल है। उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। पाकिस्तान में हुई एक दौड़ में तो मिल्खा ऐसे दौड़े कि उनका नाम फ्लाइंग सिख रख दिया, और ये नाम किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने उन्हें दिया था। जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं वो, कहते मिल्खा जी अज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे आके उड्डे हो, तो पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब। 1960 को रोम में आयोजित समर ओलंपिक में हार का गम मिल्खा को जिंदगी भर का दर्द दे गया। 1964 में उन्होंने एशियाई खेल में 400 मीटर और 4x400 रिले में गोल्ड मेडल जीते। 80 इंटरनेशनल रेस में हिस्सा लेने वाले मिल्खा सिंह ने 77 में जीत दर्ज की। यह रिकॉर्ड बताता है कि मिल्खा सिंह को किसी भी रेस में मात देना कितना मुश्किल था। मिल्खा सिंह का जन्म 1932 में लायलपुर में हुआ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान हुए कत्लेआम से बचते बचाते वो हिंदुस्तान आ गए। बंटवारे के दंगे ने उनके माता पिता दोनों उनसे छीन लिए। उनके पिता के आखिरी शब्द भाग मिल्खा भाग ही उनकी जिंदगी की राह बने। मिल्खा भागे और ऐसा भागे कि जिंदगी की हर चुनौतियों और मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।